नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 अगस्त 2020। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू हम डिस्कस करेंगे अर्बन प्लानिंग से संबंधित। उसके बाद दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस से संबंधित। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 से संबंधित। ये इशू हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दो नया एस्पेक्ट है, बाकी तो पुराने ही पॉइंट्स हैं, उनको एक प्रकार से रिवाइज ही करेंगे हम। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अर्बन गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक हेल्थ इश्यूज के कारण हमारी जो लड़ाई है कोविड-19 के अगेंस्ट वो कमज़ोर हुई है। जैसे 2018 में इंडिया का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर सिर्फ 1.28% ऑफ जीडीपी था। दूसरे देशों के अपेक्षाकृत ये काफ़ी कम है। अगर हम डेवलप कंट्रीज यूएसए, यूके, चाइना इनको देखें तो हमारा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत कम है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार 2017 में इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर था 62.4%। मतलब 62.4% लोगों ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था 2017 में। अगर कोई डिजीज़ होता तो उनको अपना जेब से पैसा देना पड़ता उस डिजीज़ का इलाज करवाने के लिए, जबकि वर्ल्ड एवरेज कितना है 18.2%। मैन पावर की आप बात कर लीजिए, हेल्थ सेक्टर में मैन पावर काफ़ी कम है। इंडिया की डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो 1:1457 है, जबकि WHO के अनुसार नॉर्म कितना है, कितनी होनी चाहिए 1:1000। समझ गए? मतलब पब्लिक हेल्थ इश्यूज के कारण हमारी लड़ाई कमजोर हुई है, इसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन देखो, एक और एस्पेक्ट है, अर्बन एरियाज में गवर्नेंस के कारण भी हमारी जो लड़ाई है कोविड-19 के अगेंस्ट वो बहुत कमजोर हुई है। आज के समय में इंडिया में कोविड-19 के टोटल जितने केसेस हैं 16 लाख के आसपास। आधे देखो इंडिया की टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। लेकिन ये जो सिटीज़ हैं बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही हैं कोविड-19 से लड़ने में। इन सिटीज़ की कैपेबिलिटीज़ जो हैं लिमिटेड हैं, और सबसे बड़ा जो इशू है वो गवर्नेंस का है। मेनली देखो, आर्टिकल में 5 पॉइंट्स पे चर्चा की जाती है। कौन कौन से इश्यूज हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ फेस कर रही हैं गवर्नेंस के मामले में। सबसे पहले अर्बन प्लानिंग, दूसरे नंबर पे म्युनिसिपल कैपेसिटी, तीसरे नंबर पे एम्पावर्ड मेयर एंड काउंसिल्स, नेक्स्ट है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, उसके बाद 5वें नंबर पे वार्ड लेवल सिटीजन पार्टिसिपेशन। एक एक करके इन सब की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अर्बन गवर्नेंस की। देखो, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद संविधान में प्रोविजन ये है, हमारे देश के सभी मेट्रोपॉलिटन एरियाज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, हर एक वो सिटी जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। और ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इंश्योर करेगी उस सिटी की इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करना, और कई सारी एंटिटीज़ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे देखो स्टेट गवर्नमेंट की किसी सिटी में अलग प्रायोरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग प्रायोरिटी है, और म्यूनसिपैलिटी की अलग प्रायोरिटी है। इन सभी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज़ के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना, ये भी काम होगा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये कमेटीज गठित की गई, और अगर गठित की गई तो इन कमेटीज ने कैसा काम किया। देखो, 74th अमेंडमेंट को आए बहुत साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 26-27 साल। अभी तक ज़्यादातर ऐसी सिटीज़ जिनमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ना तो इस प्रकार की कमेटीज़ गठित की गई हैं, अगर की गई हैं तो नाम के लिए की गई हैं। ये कमेटीज़ कोई भी काम नहीं कर रही हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम, ये सर्वे है जन आग्रह एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये सर्वे किया था 2017 में। उसके अनुसार
18 में से 9 सिटी, इन्होंने 18 सिटीज़ को एसेस किया था, जिसमें से 9 सिटीज़ में ये कमेटीज़ गठित हुई थी, और वो भी सिर्फ पेपर पर, काम कुछ भी नहीं किया जा रहा था इन कमेटीज़ के द्वारा। देखो, अभी कोई इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं देखने को मिल रही हमारी सिटीज़ में, और जिसका नतीजा है कोविड-19 के जो क्राइसिस हैं सिटीज़ में बढ़ गए। पुअर सैनिटेशन, पुअर हाउसिंग, लैक ऑफ एक्सेस टू मीनिंगफुल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये कुछ कंसिक्वेंसेस हैं पुअर प्लानिंग के, पुअर अर्बन गवर्नेंस के। तो इसलिए आवश्यकता ये है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग जरूर होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकार के डिजास्टर फिर से ना आए सिटीज़ में। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे इशू की, जो कि है म्युनिसिपल कैपेसिटी। कैपेसिटी वर्ड जब आपके माइंड में आता है तो क्या आप सोचते हो? कैपेसिटी मतलब क्षमता। हमारे देश में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, फाइनेंस के मामले में, स्टाफिंग के मामले में। और 3F के बारे में आपने सुना होगा। जब भी लोकल गवर्नेंस की बात आती है तो 3F का जिक्र किया जाता है। पहला F फाइनेंस, दूसरा F फंक्शनरी, और तीसरा F फंक्शंस। मतलब जो टियर 3 गवर्नमेंट्स हैं, आप उनको पैसा दो, फंक्शंस दो यानी पावर दो, और सबसे लास्ट में फंक्शनरीज। फंक्शनरीज का मतलब टियर 3 गवर्नमेंट्स में जो लोग काम करते हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको आप इंपावर करो, उनको ट्रेनिंग दो, स्किल्ड बनाओ ताकि वो अच्छे ढंग से काम कर सकें। तो 3F आप जरूर लिखिएगा जब लोकल गवर्नमेंट्स की बात आप लिखते हो। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बेंगलुरु की म्यूनसिपैलिटी टोटल जितना खर्चा करती है एक साल में, मतलब जितना उनका एक्सपेंडिचर होता है, उसका सिर्फ 47.9% रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं। चेन्नई की सिचुएशन उससे भी खराब है। जितना एक साल में चेन्नई की म्यूनसिपैलिटी खर्च करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका सिर्फ 30.5%। बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। मुंबई 36.1% और सबसे लास्ट में कोलकाता 48.4%। तो मतलब ये म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो या तो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हैं पैसे के लिए। होना ये चाहिए ये अपने आप से रेवेन्यू जनरेट करें, किसी के ऊपर मुहताज ना रहें, ताकि सिटीज़ को बेहतर ढंग से गवर्न किया जा सके। उसके बाद बात करें स्टाफिंग की। 2007 का ये जो सर्वे है ASICS 2017, इसके डेटा के अनुसार देखो 2017 में मुंबई में सबसे ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर्स थे। कितने? 938 पर 1 लाख पॉपुलेशन, जबकि बाकी सिटीज़ में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन ग्लोबल सिटीज़ से अगर हम कंपेयर करें तो जोहान्सबर्ग में 1 लाख के पीछे ऑलमोस्ट 3000 म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर्स थे, और न्यूयॉर्क में 1 लाख पॉपुलेशन के सामने 5446 ऑफिसर्स थे म्यूनसिपैलिटी के। तो मतलब स्टाफिंग के मामले में हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, और ये कोविड-19 के दौरान देखने को भी मिला। कोविड-19 की महामारी के दौरान हमारी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, वो बेसिक सर्विसेज, बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डिलीवर कर पा रही हैं अर्बन सिटीजन्स को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो लोकल गवर्नेंस को अंडरमाइन करता है। अब नेक्स्ट देखो, बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तीसरा फैक्टर है एम्पावर्ड मेयर्स एंड काउंसिल्स। हमारे देश में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो मेयर्स होते हैं उनके पास देखो पावर्स नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें जैसे प्लानिंग, हाउसिंग, वाटर, इन्वायरमेंट, फायर, इमरजेंसी, इन सब मामलों में पूरी पावर नहीं होती मेयर के हाथ में। इसलिए मेयर बहुत सारे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाता, और मेयर का कार्यकाल भी काफ़ी छोटा होता है। मुंबई में मेयर का कार्यकाल है सिर्फ 2.5 ईयर्स। दिल्ली में कितना? सिर्फ 1 साल। बेंगलुरु में कितना? 1 साल। सोच के देखिए, कोई मेयर क्या काम कर लेगा 1 साल में? इतने में वो प्लान करेगा कि मुझे ये करना है, 1 साल बीत जाता है। और जबकि देखो, आपको डेवलपमेंट लानी है तो एक विजन पे काम करना होता है, और उस विजन को इंप्लीमेंट करने में समय लगता है। 1 साल में तो मेयर एडजस्ट होने में लगा देता है कि हाँ, नया नया मेयर बना है, क्या कुछ होता है, मेयर का काम कैसे होता है। तो इसलिए ये गलत है।
और देखो दूसरी सिटीज का आप एग्जांपल लीजिए, टोक्यो का या फिर ऑस्ट्रेलिया में, यूके में जो सिटीज हैं वहां पे मेयर की पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसका फायदा भी होता है। फायदा कैसे होता है? मान लीजिए आप मुंबई में रहते हो और आपका कोई इलेक्टेड मेयर है, वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी सिटी की डेवलपमेंट के लिए। आप उसके पास जाके बोल सकते हो, कोई समस्या आपको आती है, आपकी गली टूटी हुई है, कि भैया आपका काम है, आपकी ठीक करवाओ। अभी क्या है, एक सिंगल पर्सन की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप मुंबई में जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के सीएम, उनको जाके नहीं बोल सकते ना कि मेरी गली ठीक करवाओ। अगर मेयर सिंगल अकाउंटेबिलिटी वाला पर्सन होगा तो बेहतर ढंग से जो डेवलपमेंट है सिटीज की वो हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। इसको आप लास्ट इशू के रूप में लीजिए। और इससे पहले एक इशू है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। इसको देखो आर्टिकल में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन काफ़ी बार ये भी एक इशू होता है अर्बन गवर्नेंस में। इस इशू के अनुसार हमारे देश में देखो जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज एक साथ काम कर रही होती हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, और उसके बाद ये म्यूनसिपैलिटी भी होती हैं। इतनी सारी एजेंसीज के काम जो है बहुत बार ओवरलैप करते हैं। फिर ज्यूरिडिक्शन को लेकर विवाद हो जाता है, ये हमारी ज्यूरिडिक्शन है, ये आपकी ज्यूरिडिक्शन है। तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के अभाव में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, डेवलपमेंट में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पैदा हो जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब आएगा इस इशू में। और लास्ट इशू क्या है? वार्ड लेवल सिटीजन पार्टिसिपेशन। देखो कायदे से जो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं यहाँ पर वार्ड कमेटीज फंक्शनल होनी चाहिए, एरिया की सभाज होनी चाहिए जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज में पार्टिसिपेट करें। बट आप बताइए क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं होता है। तो सिटीजन्स को एनकरेज करने की आवश्यकता है और म्यूनसिपैलिटीज़ को भी आवश्यकता है कि आप इस प्रकार की कमेटीज बनाइए ताकि सिटीजन्स की जो भागीदारिता है गवर्नेंस में उसे सुनिश्चित किया जा सके। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, कोविड-19 की महामारी के दौरान अगर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन हम सुनिश्चित करते हैं तो कितना फायदा होगा। बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना आसान होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसान होगी, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी फैलाना, क्वारंटीन को इन्फोर्स करना, वॉलंटियर्स रिक्रूट करना, ये सब काम काफ़ी आसान हो जाते हैं अगर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन होता है गवर्नेंस में। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसी के अंदर आता है। म्यूनसिपैलिटीज़ का जो कामकाज है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है, 2012 की मैकिन्से रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था हमारे देश की 54 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देश की जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ज़्यादा। और देखो 2025 आते आते 69 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कितना? 50% से भी ज़्यादा। लेकिन देखो अभी तक हमारे देश में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की गवर्नेंस के लिए कोई यूनिफाइड या फिर कोहेसिव फ्रेमवर्क नहीं है। तो पहला स्टेप सरकार को ये लेना होगा, मेयर्स को एम्पावर किया जाए, 5 साल का उनका कार्यकाल हो, डिसेंट्रलाइज्ड वार्ड लेवल पे गवर्नेंस हो, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हो, ये सब चीज़ें हों। देखो कोविड-19 सिर्फ एक झलक है। अगर हमने समय रहते हमारी सिटीज़ की गवर्नेंस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे और काफ़ी सारे थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स। इसलिए समय अभी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर काम करें और मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस को मजबूत बनाया जाए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान ने यह डिसाइड किया कि बकरीद के मौके पर 3 दिनों के लिए वो फायर नहीं करेंगे, मतलब 3 दिनों के लिए उनकी तरफ से सीज फायर रहेगा। तो ये देखो अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक रिलीफ है, क्योंकि यूएसए और तालिबान के बीच पीस एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद तालिबान के द्वारा लगातार अटैक्स किए जा रहे थे और वायलेंस में ना सिर्फ अफगानिस्तान की ट्रूप्स बल्कि जो निर्दोष सिविलियंस हैं उनकी जानें भी जा रही थी। वैसे देखो 2001 जब से वार स्टार्ट हुआ है अफगानिस्तान में, तब से लेके अभी तक तालिबान ने 3 बार सीज फायर का डिसीजन लिया है।
एक बार जून 2018 में, उसके बाद दूसरी बार इसी साल मई में, और अब तीसरी बार बकरीद के मौके पर 3 दिनों के लिए सीज फायर किया जाएगा तालिबान के द्वारा। पिछली 2 बार जब सीज फायर किया गया था तो उसे तो तालिबान ने एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये 3 दिन का जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर को एक्सटेंड किया जा सकता है तालिबान के द्वारा। इस बार उम्मीद क्यों है? इस बार उम्मीद देखो इसलिए है क्योंकि साल के शुरुआत में यूएसए और तालिबान के बीच पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था। यूएसए ने तालिबान से वादा लिया है कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे यूएसए और यूएसए के एलाय कंट्रीज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। बदले में यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर चली जाएंगी। एग्रीमेंट में देखो ये भी डिसाइड हुआ था कि तालिबान अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत स्टार्ट करेगा, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान की सरकार जो है वो 5000 तालिबानी प्रिजनर्स को रिहा करेगी जो विभिन्न जेलों में बंद हैं, और बदले में तालिबान जो है वो भी 1000 के आसपास अफगानिस्तान सरकार के जो सोल्जर्स हैं जो अभी फिलहाल तालिबान के कैद में हैं उन्हें रिहा करेगा। बट देखो इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने में शुरुआत में अफगानिस्तान की सरकार जो थी वो रिलेक्टेंट थी। अफगानिस्तान की सरकार का कहना था हम आपके 5000 जो ये प्रिजनर्स हैं इनको नहीं छोड़ेंगे। तो तालिबान ने ये कह दिया कि अगर आप इन्हें नहीं छोड़ोगे फिर हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो बातचीत स्टार्ट ही नहीं हो पाई थी। लेकिन अब अफगानिस्तान की सरकार ने यह निर्णय लिया है, ठीक है भैया, हम आपके जो 5000 प्रिजनर्स हमारे पास बंद हैं तालिबान के, उन्हें छोड़ देंगे। तो अफगानिस्तान की सरकार ने जब यह अनाउंस किया, उसके बाद तालिबान ने कहा है कि यह 3 दिन का सीज फायर रहेगा बकरीद के मौके पर। तो इसीलिए उम्मीद है कि इस सीज फायर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है तालिबान के द्वारा, ताकि पीसफुल इन्वायरमेंट में बातचीत हो सके तालिबान के बीच और अफगानिस्तान की सरकार के बीच। यह माजरा है। अब देखो काफी सारे इश्यूज भी हैं। इशू क्या है? ये यूएसए ने क्या किया? जब देखो यूएसए ने तालिबान के साथ पीस इस्टेब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था ना, तब यूएसए को ही कोशिश करनी चाहिए थी। यूएसए बोल देता तालिबान को कि भैया हम आपके साथ पीस एग्रीमेंट तभी साइन करेंगे जब पहले आप सीज फायर करोगे, आप वायलेंस करना बंद करोगे अफगानिस्तान में। लेकिन यूएसए ने ऐसा किया ही नहीं। यूएसए अपना जल्दबाजी में था, वो जल्द से जल्द किसी ना किसी प्रकार का एग्रीमेंट तालिबान के साथ करना चाहता था, क्योंकि इलेक्शंस हैं नवंबर में और ट्रंप दिखाना चाहते थे अपनी देश की जनता को, देखो मैं अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस ले आया। लेकिन इसका खामियाजा तो अफगानिस्तान की जनता को भुगतना पड़ा ना, क्योंकि देखो जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएस और तालिबान के बीच, तब से लेके अभी तक अफगानिस्तान की सरकार के अनुसार 3560 जो गवर्नमेंट ट्रूप्स हैं वो मारे गए हैं, 775 सिविलियंस भी कन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं। तो सोच के देखिए, एग्रीमेंट होने के बावजूद तालिबान ने जितना वायलेंस किया अफगानिस्तान में, कितने सारे लोगों की जानें चली गई, इंक्लूडिंग ट्रूप्स एंड सिविलियंस। अगर यूएसए मजबूर करता तालिबान को कि एग्रीमेंट हम तभी करेंगे जब आप सीज फायर साइन करोगे, तो कितना अच्छा होता। एक और इशू देखो ये है, अफगानिस्तान की जो सरकार है वो भी अपने आप में एकजुट नहीं है। आपस में काफ़ी फैक्शंस हैं, गुटबंदी है। पिछले साल सितंबर में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। इलेक्शन हालांकि अशरफ गनी जीते, बट उनके जो प्रतिद्वंदी थे अब्दुल्ला, उन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा धांधलेबाजी हुई है। तो काफ़ी दिनों तक टकराव रहा। अंत में फैसला ये निकला कि अब्दुल्ला जो हार गए हैं उनको हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन, ये काउंसिल जो है तालिबान के साथ बात करेगी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो अब्दुल्ला को इस काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है, तब जाके वो शांत हुए। बट देखो इन सब फैक्टर्स के कारण तालिबान की सिचुएशन आज के समय में अफगानिस्तान में मजबूत है, और दोनों अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान आपस में जो नेगोशिएशंस करेंगे, अपर हैंड तालिबान के पास होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अफगानिस्तान में पीस को लेके चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के ड्राफ्ट के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से
आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप एक बात बताइए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है? देखो, मान लीजिए ये एरिया है, इस एरिया में कोई फैक्ट्री बनने वाली है। इस फैक्ट्री के बनने से आसपास इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस इम्पैक्ट को एसेस करना कहलाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ताकि पहले से पता लगाया जा सके कि इन्वायरमेंट पे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोका जाए। हमारे देश में 1994 में सबसे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित रूल्स बने थे। कौन से एक्ट के अंतर्गत? ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्ट का नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1994 के इन नॉर्म्स के अनुसार कुछ सेक्टर्स जैसे माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एटॉमिक एनर्जी, इन सब से संबंधित अगर कोई प्रोजेक्ट होगा और वो एक लिमिट से बड़ा है तो उसके लिए पहले क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, तभी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन देखो, ये जो नोटिफिकेशन आई थी 1994 में, इसमें बार बार अमेंडमेंट किया गया। इस वजह से इम्प्लीमेंटेशन इस नोटिफिकेशन का ठीक से नहीं हो सका। तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग थे वो विरोध भी करने लगे थे कि आप इस नोटिफिकेशन को थोड़ा डाइल्यूट कीजिए, डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है, नए प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के दबाव के चलते 2006 में नए रूल्स आए थे। और आयरनी देखिए, जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं उनके बजाय कॉर्पोरेट प्रेशर था, तब 2006 में ये रूल्स आए थे। नए ड्राफ्ट में कोशिश की गई कि प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज किया जाए। अप्रेजल कमेटी का प्रोविजन किया गया था सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, और किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रूवल से पहले इस अप्रेजल कमेटी की रिकमेंडेशंस जरूरी होने लगी। उसके बाद जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनको भी पब्लिक हियरिंग करनी होती थी, ताकि जहां पे प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश होना है आसपास के लोगों की राय भी जानी जा सके और उस राय को कंसिडर किया जाए किसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से पहले। तो ये थे 2006 के रूल्स। हालांकि देखो, इन रूल्स में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे जो फाइनल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसको पब्लिक के सामने नहीं रखा जाता था बहुत बार, और इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू का स्कोप काफ़ी कम था। काफ़ी बार ये पूरी जो प्रोसेस है बहुत जल्दी से एक्सेलेरेट कर दी जाती थी, यानी जो जरूरी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जन सुनवाई करेगा, अप्रेजल कमेटी अप्रेज करेगी, सारे स्टेप्स बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाते थे और प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता था। इसके अलावा कोर्ट्स के सामने जब चैलेंज किया जाता था तो कोर्ट्स असेसमेंट अथॉरिटीज़ के व्यू को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी। कुल मिला के 2006 के ये रूल्स सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बन के रह गए थे। ऐसा रेयरली कभी हुआ कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो आगे ना बढ़ा हो इन रूल्स की वजह से। डिले जरूर होता था, लेकिन कैसे ना कैसे करके जो प्रोजेक्ट ओनर्स हैं वो अप्रूवल ले ही लेते थे। अब कायदे से देखो, होना तो ये चाहिए था कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के 2006 के रूल्स में जो कमियां थी उन्हें सुधारा जाए, इन रूल्स को मजबूत बनाया जाए, ताकि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सके। बट उल्टा हुआ है। अब कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में सरकार ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित नया ड्राफ्ट पब्लिक के सामने रखा है और इसमें बहुत सारी कमियां हैं। कोशिश सरकार ये कर रही है कि मार्च से पहले जब ये महामारी नहीं आई थी वैसी सिचुएशन फिर से रिस्टोर की जाए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फिर से चलने लगे, बल्कि तेज गति से चलने लगे। बट देखो, सरकार को ये समझने की आवश्यकता है कि मार्च से पहले जो नॉर्मल था वो नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल हमारा दुश्मन था। उसकी वजह से ही तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा और ये महामारी आई। बट आप उस पर ध्यान देने के बजाय एनवायरनमेंट के रूल्स को और ज्यादा कमजोर कर रहे हो। इससे तो नॉर्मल, जिसको आप नॉर्मल मानते हो, वो और ज्यादा एबनॉर्मल हो जाएगा और कोविड-19 जैसी और बहुत सारी डिजास्टर्स फ्यूचर में सामने आ सकती हैं।
ड्राफ्ट में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। वैसे ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हो। कुछ इंडस्ट्रीज जिनको 2006 की नोटिफिकेशन के अनुसार एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की रिकमेंडेशन चाहिए होती थी अप्रूवल लेने के लिए, न्यू नोटिफिकेशन के अनुसार अब इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है। जैसे एरियल रोपवेज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अप्रूवल मिलने से पहले एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी छानबीन करती थी, तब जाके इनको अप्रूवल मिलता था। बट अब नए नोटिफिकेशन के अनुसार नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है। नई नोटिफिकेशन देखो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करती है, जबकि इस कमेटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद किसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो पब्लिक कंसल्टेशन की आवश्यकता को भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था 2006 की नोटिफिकेशन में, लेकिन अब इस प्रोविज़न को भी नए ड्राफ्ट में कमज़ोर कर दिया गया है। सबसे लास्ट में काफ़ी देखो हैरानी की बात है, अगर कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है बिना अप्रूवल लिए, बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिए, तो भी बाद में उस पर फाइन लगा दिया जाएगा, लेकिन अप्रूवल को कैंसिल नहीं किया जाएगा। सोच के देखिए, फिर तो सारे जो प्रोजेक्ट ओनर्स हैं वो अपना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर ही लेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर बाद में हमें क्लियरेंस नहीं भी मिली तो फाइन ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, फाइन हम पे कर देंगे। बट देखो इन्वायरमेंट को तो नुकसान हो चुका होगा ना, समझ गए। तो ये भी काफ़ी बड़ा नुकसान है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मिलना, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद क्लियरेंस लेना। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो हमारे जो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस हैं वो इन्वायरमेंट से अलग नहीं हो सकते। हम इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारे इकोनॉमिक सॉल्यूशंस इस प्रकार के होने चाहिए कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे, तभी वो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म के लिए वायबल रहेंगे। अदरवाइज तो वही बात कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की और महामारियां या फिर और डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।